स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं AWS स्नो फैमिली के बारे में। हाँ, स्नो फैमिली। ये कुछ खास फिजिकल डिवाइसेस हैं, मतलब असल हार्डवेयर। बिल्कुल हार्डवेयर जिसे आप छू सकते हैं। इनका इस्तेमाल तब होता है जब बहुत सारा डेटा AWS क्लाउड में भेजना हो या वहां से निकालना हो। सही। खासकर उन हालात में जब इंटरनेट कनेक्शन, आप कह सकते हैं, कछुए की चाल चल रहा हो या फिर भरोसे के लायक ही ना हो। हाँ, ये कनेक्टिविटी वाली दिक्कत तो बहुत आम है कई जगहों पर। जरा सोचिए, किसी के पास पेटाबाइट्स में डेटा है। पेटाबाइट्स, ये मतलब हजारों टेराबाइट्स हो गए। हजारों टेराबाइट्स, हाँ। अगर इसे एक ठीक ठाक, मान लीजिए 1 Gbps की लाइन पर AWS में अपलोड करने की कोशिश करें तो अंदाजा है कि इसमें 100 दिन से ज्यादा लग सकते हैं। 100 दिन? कौन इंतजार करेगा इतना? वही तो, ये तो मतलब प्रोजेक्ट्स को सालों पीछे धकेल सकता है। बिल्कुल। तो AWS ने इस चुनौती का क्या तोड़ निकाला? उनका नजरिया बड़ा सीधा सा है। हाँ। अगर ऑनलाइन भेजना मुश्किल है तो क्यों ना डेटा को फिजिकली शिप कर दिया जाए। फिजिकली मतलब कुरियर से? हाँ, और यही पिक्चर में आती है AWS स्नो फैमिली। ये मजबूत, रगेड किस्म के डिवाइस हैं। अच्छा। आप अपने ऑफिस या डेटा सेंटर में ही इनमें डेटा लोड करते हैं और फिर इन्हें कुरियर से वापस AWS को भेज देते हैं। और फिर AWS उसे S3 में डाल देता है। हाँ, AWS इस डेटा को सीधे आपके Amazon S3 स्टोरेज बकेट में डाल देता है। सुनने में थोड़ा शायद अजीब लगे, लेकिन ये कमाल का जुगाड़ है। बिल्कुल, और ये जुगाड़, जैसा आपने कहा, आज की जरूरत बन गया है। सही। आज की हमारी चर्चा का मकसद यही है कि हम इन डिवाइसेस को गहराई से समझें। ये कौन कौन से हैं परिवार में? स्नोकोन, स्नोबॉल एज और वो बहुत बड़ा वाला स्नोमोबाइल। हाँ, स्नोमोबाइल। इनका इस्तेमाल कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और सबसे जरूरी, ये उन मुश्किल हालात में इतने अहम क्यों हो जाते हैं जहां नेटवर्क की स्पीड ही मतलब सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। ये समझने से हमें अंदाजा लगेगा कि AWS कैसे क्लाउड की वर्चुअल दुनिया और हमारी फिजिकल दुनिया के बीच एक पुल बना रहा है। ठीक है, तो चलिए इस परिवार के सदस्यों से मिलते हैं। AWS स्नो फैमिली में मुख्य तौर पर 3 तरह के डिवाइसें हैं, है ना? हर एक अलग जरूरत के लिए। हाँ, 3 मुख्य सदस्य हैं। सबसे छोटा है AWS स्नोकोन। ये इतना छोटा और हल्का है कि मतलब एक हाथ में उठा सकते हैं, लगभग एक टिश्यू बॉक्स के साइज का। बिल्कुल, बहुत पोर्टेबल। हाँ। फिर आता है AWS स्नोबॉल एज। ये थोड़ा बड़ा है, एक मजबूत सूटकेस जैसा, और इसे इस परिवार का, क्या कहा आपने, वर्क हॉर्स? हाँ, वर्क हॉर्स कह सकते हैं। बीच का साइज ज्यादातर काम यही करता है। और आखिर में है सबसे विशाल सदस्य, AWS स्नोमोबाइल। ये कोई डिवाइस नहीं, ये तो पूरा का पूरा 45 फुट का ट्रक है। ट्रक में डेटा? हाँ, ट्रक में डेटा। और जैसा आपने शुरू में इशारा किया, ये तीनों अपने अपने स्केल पर एक ही मौलिक समस्या का हल निकालते हैं। वो बड़े डेटा वाली समस्या। हाँ, बहुत बड़े डेटा सेट्स को तेजी से और सुरक्षित तरीके से ट्रांसफर करना, खासकर जब नेटवर्क या तो बेहद धीमा हो, महंगा हो या मौजूद ही ना हो। ठीक है, तो इनकी क्षमताओं में क्या फर्क है? देखिए, स्नोकोन सबसे छोटा, स्टोरेज क्षमता लगभग 8 टेराबाइट SSD या फिर 14 टेराबाइट HDD। ये छोटे मोटे डेटा ट्रांसफर या फिर एज कंप्यूटिंग के लिए बढ़िया है। एज कंप्यूटिंग वो क्या होता है? उस पर आते हैं अभी। स्नोबॉल एज, बीच का साइज, स्टोरेज 80 टेराबाइट से लेकर 210 टेराबाइट्स तक। ये बड़े डेटा माइग्रेशन और ज्यादा शक्तिशाली एज कंप्यूटिंग दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा। स्नोमोबाइल सबसे बड़ा खिलाड़ी, 100 पेटाबाइट तक स्टोरेज, मतलब 1 लाख टेराबाइट। 1 लाख टेराबाइट, बाप रे। ये सिर्फ तब काम आता है जब आपको पूरा का पूरा डेटा सेंटर ही उठाकर AWS में ले जाना हो। समझ गई। चलिए, सबसे पहले इस परिवार के सबसे छोटे सदस्य स्नोकोन को करीब से देखते हैं। टिश्यू बॉक्स जैसा, वजन भी सिर्फ 5 पाउंड के आसपास, मतलब 2-2.5 किलो। हाँ। इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका मुख्य इस्तेमाल 2 जगहों पर है। एक तो है छोटे डेटा माइग्रेशन के लिए, मान लीजिए 20-25 टेराबाइट तक का डेटा भेजना है। लेकिन इसका असली जादू दिखता है एज कंप्यूटिंग में। एज कंप्यूटिंग, हाँ, आप बता रहे थे। हाँ, सोचिए ऐसी जगहें जहां कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है या बहुत रुक रुक कर आती है, जैसे कोई दूरदराज की फैक्ट्री, कोई कंस्ट्रक्शन साइट, या जैसे आपने कहा समुद्र में चलता जहाज। अच्छा। इन जगहों पर लगे सेंसर या मशीनें जो डेटा पैदा कर रही हैं, उसे इकट्ठा करने के लिए स्नोकॉन परफेक्ट है। जैसे वो जहाज वाला उदाहरण, मान लीजिए एक रिसर्च वेसल समुद्र के बीच में है, वो लगातार समुद्री डेटा, मौसम का डेटा इकट्ठा कर रहा है। बिल्कुल। इंटरनेट तो वहां होगा नहीं। बिल्कुल नहीं। तो वो सारा डेटा स्नोकोन में स्टोर करते जाते हैं। हाँ।
जब जहाज वापस बंदरगाह पर आता है तो बस इस स्नोकोन डिवाइस को निकालकर AWS को शिप कर दिया जाता है। डेटा सुरक्षित पहुंच गया। निश्चित रूप से। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, स्नोकोन सिर्फ डेटा स्टोर करने वाला डब्बा नहीं है। अच्छा, और क्या है? इसमें थोड़ी कंप्यूटिंग पावर भी होती है। AWS IoT ग्रीनग्रास नाम की सर्विस का इस्तेमाल करके ये डिवाइस मौके पर ही यानी एज पर ही डेटा पर कुछ शुरुआती प्रोसेसिंग या विश्लेषण कर सकता है। मतलब डिवाइस के अंदर ही, बिना क्लाउड से जुड़े? हाँ, यानी ये छोटा सा डब्बा सिर्फ डेटा जमा नहीं करता, बल्कि मौके पर ही उस डेटा पर छोटे-मोटे विश्लेषण या फैसले ले सकता है, बिना क्लाउड से सीधे जुड़े। वाह! और हाँ, अगर बाद में कनेक्टिविटी मिलती है तो AWS डेटा सिंक के जरिए डेटा ऑनलाइन भी सिंक किया जा सकता है। तो ये काफी लचीला है। अच्छा, तो ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। हाँ। अब बात करते हैं स्नो फैमिली के बीच वाले सदस्य यानी AWS स्नोबॉल एज की। आपने इसे वर्कहॉर्स कहा। हाँ, वर्कहॉर्स। ये मजबूत सूटकेस जैसा दिखता है और इसके 2 फ्लेवर आते हैं, स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड और कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड। नाम से ही लग रहा है कि दोनों में कुछ फर्क होगा। क्या फर्क है इनमें? हाँ, फर्क इनके मुख्य काम में है। स्नोबॉल एज स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड, जैसा नाम बताता है, इसका मेन फोकस स्टोरेज और डेटा ट्रांसफर पर है। इसमें करीब 80 टेराबाइट यूजेबल स्टोरेज मिलती है। 80 टेराबाइट? काफी है ये तो। हाँ, तो अगर किसी को बड़ा डेटा वॉल्यूम जैसे पुराने बैकअप टेप्स का आर्काइव या बड़े डेटाबेस AWS में माइग्रेट करना है, तो ये स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड डिवाइस बहुत कारगर है। एक से ज्यादा डिवाइस इस्तेमाल करके सैकड़ों टेराबाइट डेटा भेजा जा सकता है। ठीक है, और दूसरा वाला कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड? हाँ, स्नोबॉल एज कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड। ये डिवाइस असली गेम चेंजर है। इसमें स्टोरेज थोड़ी कम होती है, करीब 42 टेराबाइट यूजेबल स्टोरेज। अच्छा, स्टोरेज कम है इसमें। हाँ, लेकिन इसकी खास बात है इसकी कंप्यूटिंग क्षमता। ये डिवाइस अपने अंदर ही AWS EC2 इंस्टेंस मतलब वर्चुअल सर्वर और लैम्डा फंक्शन, वो छोटे कोड चलाने वाले हिस्से, चला सकता है। 1 मिनट, मतलब ये सूटकेस सिर्फ डेटा ले जाने के लिए नहीं है, ये खुद एक छोटा मोटा कंप्यूटर भी है जिस पर AWS की सर्विसेज चल सकती हैं बिना इंटरनेट के। बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये सिर्फ डेटा ट्रांसफर का सूटकेस नहीं, बल्कि एक चलता फिरता मिनी AWS रीजन है, आप कह सकते हैं। अरे वाह! तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता होगा? सोचिए इसके इस्तेमाल के तरीके। एक दूर दराज की खनन साइट पर, जहां इंटरनेट का नामो निशान नहीं, आप रियल टाइम में सेंसर से आने वाले डेटा को इसी डिवाइस पर प्रोसेस कर सकते हैं। शायद मशीन लर्निंग मॉडल चलाकर पता लगा सकते हैं कि ड्रिलिंग कहाँ ज्यादा फायदेमंद होगी। मौके पे ही एनालिसिस। हाँ, या फिर एक फैक्ट्री के फ्लोर पर जहां प्रोडक्शन लाइन का डेटा तुरंत एनालाइज करना है, ताकि कोई गड़बड़ी होते ही पकड़ी जा सके, लेकिन क्लाउड तक डेटा भेजने में देरी हो सकती है। सही बात है। या किसी आपदा राहत कैंप में जहां तुरंत डेटा एनालिसिस की जरूरत है, लेकिन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। गजब। ये डिवाइस उन जगहों पर कंप्यूटिंग ले जाता है जहां पहले ये संभव ही नहीं था। ये सिर्फ डेटा कलेक्शन नहीं, बल्कि मौके पर ही इंटेलिजेंस और एक्शन लेने की क्षमता देता है। वाह, ये तो सच में कमाल है। एक सूटकेस में AWS की कंप्यूट पावर लेकर कहीं भी चले जाओ। इसने तो एज कंप्यूटिंग के मायने ही बदल दिए होंगे। काफी हद तक, हाँ। चलिए अब आते हैं इस परिवार के सबसे बड़े और सबसे धाकड़ सदस्य पर, AWS स्नोमोबाइल। नाम ही काफी है, 45 फुट का ट्रक। इसके बारे में बताइए। हाँ, स्नोमोबाइल बिल्कुल अलग लीग में है। ये कोई छोटा मोटा डिवाइस नहीं, ये असल में एक पूरा शिपिंग कंटेनर है, जिसे एक सेमी ट्रेलर ट्रक खींचता है। पूरा कंटेनर? हाँ, और इसकी स्टोरेज क्षमता होश उड़ाने वाली 100 पेटाबाइट तक, यानी 1 लाख टीराबाइट एक ट्रक में। 100 पेटाबाइट? ये कितना डेटा होता है, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो जाहिर है ये हर किसी के लिए नहीं होगा। स्नोमोबाइल की जरूरत पड़ती है। जैसे? कोई उदाहरण? सोचिए किसी पुरानी बड़ी मीडिया कंपनी का पूरा वीडियो आर्काइव, या किसी बड़े बैंक का दशकों पुराना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। इतना डेटा नेटवर्क पर भेजने में सालों लग सकते हैं। सही बात है, सालों लग जाएंगे। तो इसकी प्रक्रिया कैसे होती होगी? क्या AWS बस एक ट्रक भेज देता है? प्रक्रिया काफी सुनियोजित और सुरक्षित होती है। AWS इस ट्रक को ग्राहक की फैसिलिटी तक लेकर आता है। अच्छा। वहां इसे एक सुरक्षित जगह पर पार्क किया जाता है। ट्रक के अंदर बहुत सारे स्टोरेज सर्वर और नेटवर्किंग गियर होते हैं। इसे हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए ग्राहक के इंटरनल नेटवर्क से जोड़ा जाता है। ओके, फिर डेटा बहुत तेजी से, मतलब कई GBps की स्पीड से ट्रक के अंदर मौजूद स्टोरेज में ट्रांसफर किया जाता है। इसमें भी कुछ दिन या हफ्ते लग सकते हैं, डेटा के साइज पर निर्भर करता है। जब सारा डेटा ट्रांसफर हो जाता है तो ट्रक को सील कर दिया जाता है और फिर AWS उसे वापस अपने किसी डेटा सेंटर यानी AWS रीजन ले जाता है। और वहां ट्रक के स्टोरेज को
AWS के नेटवर्क से कनेक्ट करके डेटा को ग्राहक के बताए गए Amazon S3 बकेट में इंपोर्ट कर दिया जाता है। वाह। सोचिए इस पूरी लॉजिस्टिक्स के बारे में। एक 100 पेटाबाइट डेटा लेकर चलता हुआ ट्रक, इसकी सुरक्षा कितनी अहम होगी। फिजिकल सिक्योरिटी गार्ड, GPS ट्रैकिंग, शायद एस्कॉर्ट व्हीकल भी। ये सिर्फ एक ट्रक नहीं, ये डेटा सेंटर ऑन व्हील्स है। सुनने में ही रोमांचक लग रहा है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है सुरक्षा का। हाँ जरूर। जब हम अपना इतना कीमती डेटा इन फिजिकल डिवाइसेस में डालकर भेज रहे हैं, चाहे वो छोटा स्नो कोन हो या पूरा स्नोमोबाइल ट्रक, तो उसकी सेफ्टी का क्या? अगर डिवाइस चोरी हो गया या रास्ते में किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो? ये बहुत ही जायज सवाल है और AWS ने इस पर बहुत ध्यान दिया है। स्नो फैमिली के सभी डिवाइसेस में मल्टी लेयर सिक्योरिटी होती है। जैसे कि पहला तो है टैम्पर रेजिस्टेंट एनक्लोजर। डिवाइस का बाहरी खोल ऐसा बनाया गया है कि अगर कोई उसे खोलने या उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो उसका पता चल जाए। अच्छा, पता चल जाता है। हाँ, मतलब अगर कोई डिवाइस को खोलने या छेड़ने की कोशिश करे तो उसके निशान रह जाते हैं, या डिवाइस खुद ही लॉक हो सकता है या डेटा डिलीट कर सकता है। ओके। दूसरा, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। डिवाइस पर स्टोर होने वाला सारा डेटा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 256 बिट एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करके एन्क्रिप्ट किया जाता है। 256 बिट? ये तो बहुत स्ट्रांग होता है। हाँ, ये वही स्तर का एन्क्रिप्शन है जो टॉप सीक्रेट जानकारी के लिए इस्तेमाल होता है, और चाबियां मतलब एन्क्रिप्शन कीज वो ग्राहक के कंट्रोल में रहती हैं और AWS की मैनेजमेंट सर्विस KMS के जरिए मैनेज होती हैं। मतलब AWS खुद भी नहीं पढ़ सकता? बिना सही चाबी के नहीं। ठीक है। और कुछ डिवाइसेस में हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल जैसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल TPM भी होते हैं, जो डिवाइस की इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी को और पुख्ता करते हैं। और सबसे अहम बात, जब AWS आपके डेटा को सफलतापूर्वक आपके S3 बकेट में इंपोर्ट कर देता है तो वो उस डिवाइस से आपके डेटा को NIST मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी के मानकों के अनुसार सुरक्षित रूप से मिटा देता है। अच्छा, वाइप कर देते हैं पूरा? हाँ, ताकि वो डेटा किसी भी हालत में रिकवर न किया जा सके। तो मतलब फिजिकल ट्रांसफर के दौरान भी डेटा की सुरक्षा का पूरा इंतजाम है, ये जानना बहुत सुकून देता है। बिल्कुल। अगर किसी सिनारियो में सुरक्षित ऑफलाइन डेटा ट्रांसफर या इनक्रिप्टेड फिजिकल माइग्रेशन जैसी ज़रूरत बताई जाए तो AWS स्नो फैमिली एक बहुत मजबूत जवाब लगता है। हाँ, निश्चित रूप से। अब जब हमने तीनों डिवाइसेस स्नो कोन, स्नोबॉल एज और स्नोमोबाइल को समझ लिया है और उनकी सुरक्षा पर भी बात कर ली है, तो अब ये देखते हैं कि असल में कब कौन सा डिवाइस चुनना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है। सही चुनाव करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप या तो कम क्षमता वाला डिवाइस ले लेंगे या ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा और महंगा। सही कहा। कुछ उदाहरण लेकर समझते हैं। मान लीजिए किसी को एक दूरस्थ तेल के कुएं से लगभग 10 TB वीडियो फुटेज AWS में भेजनी है। कनेक्टिविटी वहाँ ना के बराबर है, तो AWS के पिटारे में इसके लिए सबसे फिट क्या बैठता है और क्यों? इस केस में देखिए, डेटा साइज है 10 TB और पोर्टेबिलिटी की जरूरत है, तो यहाँ AWS स्नोकोन सबसे अच्छा विकल्प है। स्नोकोन क्यों? क्योंकि ये छोटा है, ले जाने में आसान है और 10-14 TB स्टोरेज इसके लिए काफ़ी है। और अगर एज कंप्यूटिंग की ज़रूरत हो तो वो भी संभव है। ठीक है। अब दूसरा सिनारियो, एक कंपनी को अपने ऑफिस के सर्वर से करीब 200 TB का बैकअप डेटा AWS S3 ग्लेशियर में आर्काइव करना है। ऑफिस में इंटरनेट ठीक-ठाक है, लेकिन 200 TB अपलोड करने में हफ्तों लग जाएंगे और बैंडविड्थ का खर्चा भी आएगा। यहाँ क्या सुझाव होगा? यहाँ डेटा वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, 200 TB। इसके लिए AWS स्नोबॉल एज स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड सबसे उपयुक्त रहेगा। स्नोबॉल एज? हाँ, स्टोरेज ऑप्टिमाइज वाला। हाँ। 80 TB वाले 2-3 डिवाइस इस्तेमाल करके ये काम कुछ ही दिनों में पूरा किया जा सकता है। फिजिकल शिपिंग यहाँ नेटवर्क पर ट्रांसफर करने से कहीं ज्यादा तेज और सस्ता पड़ेगा। समझ गई। तीसरा उदाहरण, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी भरोसेमंद नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी मशीनों से आने वाले सेंसर डेटा पर रियल टाइम में क्वालिटी कंट्रोल के लिए मशीन लर्निंग मॉडल चलाना है। उन्हें मौके पर ही प्रोसेसिंग चाहिए। अच्छा, मौके पर प्रोसेसिंग, यहाँ पर बिना सोचे समझे AWS स्नोबॉल एज कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड चुनना चाहिए। कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड? क्यों? क्यों? क्योंकि स्टोरेज से ज्यादा जरूरी यहाँ लोकल कंप्यूटिंग पावर है। EC2 और लैम्डा चलाने की क्षमता इसे इस काम के लिए परफेक्ट बनाती है। ओके। और आखिरी सबसे बड़ा केस, एक सरकारी एजेंसी को अपना पूरा 80 पेटाबाइट्स का आर्काइवल डेटा सेंटर AWS गव क्लाउड में माइग्रेट करना है। टाइमलाइन भी टाइट है। 80 पेटाबाइट्स
इस स्केल पर सिर्फ एक ही जवाब है, AWS स्नोमोबाइल। स्नोमोबाइल, हाँ जाहिर है। कोई और तरीका इतने बड़े डेटा को व्यवहारिक समय सीमा में मूव करने का है ही नहीं। बिल्कुल। ये उदाहरण तो मदद करते हैं, लेकिन कुछ आम गलतफहमियां या कह लीजिए गलतियां हैं जो लोग अक्सर करते हैं। अच्छा, क्या है वो? खासकर जब वो AWS सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हों या असल प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हों। गलती 1, पेटाबाइट स्केल डेटा जैसे 5 PB या 10 PB के लिए कई सारे स्नोबॉल एज ऑर्डर कर लेना। ये संभव तो है, पर बहुत जटिल हो जाएगा, मैनेजमेंट मुश्किल होगा। हाँ, इतने सारे डिवाइस मैनेज करना। सही, इतने बड़े स्केल के लिए स्नोमोबाइल ही ज्यादा कारगर और सरल समाधान है। बिल्कुल। गलती 2, जब जरूरत लोकल प्रोसेसिंग की हो, मतलब डेटा AWS भेजने से पहले प्रोसेस करना हो, तब भी ऑनलाइन टूल जैसे S3 ट्रांसफर एक्सेलरेशन के बारे में सोचना। हाँ, ये तो अलग चीज है। हाँ, याद रखें, अगर मौके पर कंप्यूटिंग करनी है तो जवाब है स्नोबॉल एज कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड। गलती 3, बहुत छोटे एज कंप्यूटिंग टास्क के लिए जहां डिवाइस का वजन और साइज मायने रखता हो, जैसे मान लीजिए ड्रोन पर लगाना हो, वहां स्नोबॉल एज ले लेना। ड्रोन पर स्नोबॉल एज, वो तो बहुत भारी होगा। बिल्कुल, इसके लिए स्नोकोन कहीं बेहतर है। सही है। एक और बात ध्यान रखने वाली है कि ये स्नो डिवाइस अकेले काम नहीं करते। ये AWS के बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा हैं और दूसरी सर्विसेज के साथ मिलकर काम करते हैं। अच्छा, कौन सी सर्विसेज? जैसे AWS डेटा सिंक, जैसा हमने पहले कहा, जब स्नो डिवाइस AWS के पास पहुंच जाता है तो डेटा सिंक का इस्तेमाल करके डेटा को ऑटोमेटिक तरीके से S3 में ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर AWS KMS, जो एन्क्रिप्शन कीज को सुरक्षित तरीके से मैनेज करने के लिए जरूरी है। हाँ, वो तो आपने बताया था। Amazon S3 तो है ही, वो फाइनल डेस्टिनेशन जहां सारा इंपोर्टेड डेटा लैंड करता है। और एक है AWS Ops Hub। ये काफी मददगार टूल है। ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब GUI डैशबोर्ड जैसा है, जिसे आप अपने लैपटॉप पर चलाकर स्नो डिवाइस को अनलॉक करने, कॉन्फ़िगर करने और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कमांड लाइन की जरूरत कम हो जाती है। अच्छा, ये ऑप्स हब ये आसान बनाता होगा काम को? हाँ, काफी हद तक। हाँ, और बड़े माइग्रेशन प्रोजेक्ट्स के लिए एक प्रो टिप भी है मेरे पास। प्लानिंग स्टेज में AWS माइग्रेशन हब का इस्तेमाल करें। हाँ, माइग्रेशन हब। ये आपको अपने सभी माइग्रेशन टास्क्स, मतलब सिर्फ स्नो फैमिली ही नहीं, बल्कि सर्वर माइग्रेशन वगैरह भी को एक ही जगह से ट्रैक करने में मदद करता है। सही। और जब आप स्नोबॉल एज या स्नो मोबाइल से डेटा AWS में इंपोर्ट कर लें, तो डेटा इंटेग्रिटी को वैलिडेट करना न भूलें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। AWS कुछ टूल्स देता है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि ट्रांसफर के दौरान कोई फाइल करप्ट तो नहीं हुई। ये बहुत जरूरी कदम है। बिल्कुल, और इसी डेटा इंटेग्रिटी और वैलिडेशन की बात से हम आज की चर्चा के अंतिम विचार पर आते हैं। हाँ, हमने देखा कि स्नो फैमिली पेटाबाइट्स के डेटा को फिजिकली AWS तक पहुंचाने की एक बड़ी इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिकल चुनौती को कैसे हल करती है। लेकिन कहानी का एक और अहम पहलू है जो शायद नजरअंदाज हो जाता है। वो क्या है? एक बार जब ये डेटा का पहाड़ AWS में पहुंच गया, तब क्या? हाँ, सही सवाल है। 100 पेटाबाइट डेटा को सिर्फ चेक करना कि वो पूरा और सही सलामत आया है या नहीं, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। और उसके बाद उस कच्चे डेटा को साफ करके, ऑर्गेनाइज करके, उसे एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग या किसी और काम के लायक बनाना, ये इस पूरी कहानी का वो अनदेखा हिस्सा है जिस पर शायद उतनी बात नहीं होती। सही कहा। लेकिन ये उतना है या शायद उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण है। इस पर सोचना कि इस पोस्ट ट्रांसफर वैलिडेशन और तैयारी की प्रक्रिया को कैसे स्ट्रीमलाइन और ऑटोमेट किया जाए, ये अपने आप में एक और गहरी चर्चा का विषय हो सकता है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक अलग चुनौती है। तो ये थी AWS स्नो फैमिली की कहानी। छोटा और फुर्तीला स्नोकोन, भरोसेमंद वर्कहॉर्स स्नोबॉल एज, स्टोरेज और कंप्यूट दोनों अवतार में, और महाकाय स्नोमोबाइल। हाँ, पूरा परिवार। ये डिवाइसेस तब असली सुपर हीरो बनकर उभरते हैं जब डेटा इतना ज्यादा हो कि इंटरनेट के तार जवाब दे जाए और फिजिकल रास्ता ही एकमात्र विकल्प बचे। सही। संक्षिप्त में कहें तो ये डिवाइसेस क्लाउड को आपके दरवाजे तक लाने का एक अनोखा तरीका है। चाहे वो दूर दराज के सेंसर के लिए एक कॉम्पैक्ट बॉक्स हो, बड़े डेटा माइग्रेशन के लिए एक रगड सूटकेस हो, या फिर आपके पूरे डेटा सेंटर को उठाने वाला एक भीमकाय ट्रक हो। बिल्कुल। हमारी अगली चर्चा में हम देखेंगे कि AWS एज कंप्यूटिंग और हाइब्रिड क्लाउड के इस आइडिया को और भी आगे कैसे ले जा रहा है।
AWS आउटपोस्ट्स के साथ। हाँ, आउटपोस्ट्स, वो भी दिलचस्प है। इसमें AWS सचमुच अपना हार्डवेयर आपके अपने डेटा सेंटर के अंदर लाके रख देता है। वो चर्चा भी काफी दिलचस्प होने वाली है। जरूर। आज इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। उम्मीद है इस जानकारी से ये समझने में मदद मिली होगी कि तकनीक कैसे फिजिकल और डिजिटल दुनिया के बीच की दूरियों को पाट रही है और सही समझ के साथ इन जटिल चुनौतियों को भी आसानी से नेविगेट किया जा सकता है।